फ्रेंड्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो सीरीज चली हुई है ये, ठीक है, इसका आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इन एसोसिएशंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर द हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन बोन एंड टीथ। तो स्टूडेंट्स, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जब आपने एचएपी की जो हमने सीरीज पढ़ी है, ठीक है, उस एचएपी की सीरीज में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि कैसे आपकी बोन्स के ऊपर क्या काम होता है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया है कि विटामिन डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यस विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैंने कंप्लीट समझाया था कैसे क्या एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम का। तो अगर जिसको नहीं पता है तो वहाँ जाके वो देख सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एचपी की जो भी सीरीज है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चंस के लगभग 450 क्वेश्चंस हैं, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया मैंने डिटेल में, ठीक है। वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे उसको मजबूत करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें फॉस्फोरस। तो बताइए ऑप्शन, फटाफट आंसर दीजिए। तो हाँ, कैल्शियम और फॉस्फोरस और आपका विटामिन डी, ये सब बोन्स को मजबूत करने में काम आते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे आपका। बोथ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट। तो फॉर्मूला बताना आपको क्रूड बर्थ रेट का। पहला है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशंस। सेकंड ऑप्शन, नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर in multiply estimate my mid year populations, number of the live birth during the year plus estimate mid year populations, estimate mid year populations upon number of live birth during the years। बताइए फटाफट इसका आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एस्टिमेट द मिड ईयर पॉपुलेशंस, ठीक है। इसका ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर ठीक रहने वाला है इसमें। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में हम। इन द context of carminatives and gastrointestinal regulators, which statement is correct regarding the corianders। तो कोरिएंडर्स के रिगार्डिंग कौन सा ठीक हो जाएगा। इट्स कलर इज येलोइस ब्राउन टू ब्राउन। इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, या बोथ ठीक है, या दोनों गलत है। बताइए आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। आपका कार्मिनेटिव्स जो हैं, ठीक है, जो आपका कोरिएंडर जो कार्मिनेटिव हमने ऊपर क्वेश्चन में इसी पेपर में पूछा हुआ है कोरिएंडर के बारे में। मैं ना दोबारा कार्मिनेटिव आ गया, जिसने ऊपर अगर कुछ ध्यान से गलत करा होगा तो यहाँ भी उसको दोबारा दे दिया गया है, ठीक है। तो बताइए इसमें फटाफट। बट इतने हार्ड पेपर में जब हम देखते हैं तो दिमाग इतना खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या होने लगा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 कि इट्स कलर इज येलोइस ब्राउन टू ब्राउन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट इज नॉट ऑर्डर नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक ऑर्डर के होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एबनॉर्मल कर्व ऑफ द vertebral column of humans। Kyphosis is an excrescence of the lumbar curve of the vertebral column। अगला है आपका lordosis is an exaggeration of the thoracic curve the vertebral column। बताइए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, या ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, और बोथ ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक है, या नाइदर एंड नॉर, दोनों में से कौन सा ठीक है। बताइए फटाफट। ओके, वेरी गुड। ऐसा नहीं है भाई, इसमें ना ही आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है और ना ही ऑप्शन नंबर आपका 2 ठीक है, ठीक है। ना ही ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ना ही ऑप्शन नंबर 2 ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से आ गया। द कंटेक्स्ट ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडियल रबर क्लोजर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इट शुड विदस्टैंड द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, it should migrates any additives to the preparations। थर्ड ऑप्शन है, it should be compatible with the preparations containing in the containers। ऑप्शन नंबर 4 है, it should provide air tight closing of the containers। बताइए इसके बारे में, ठीक है, कौन सा ठीक है आपका। फटाफट बताना स्टूडेंट ना। नॉट ए क्वालिटी ऑफ रबर, कौन सा इसकी क्वालिटी नहीं है आपके रबर क्लोजर की। बहुत बढ़िया।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक रहने वाला है। इट शुड माइग्रेट्स एनी एडिटिव्स टू द प्रीपरेशंस, कि इसके योग निर्माण में किसी भी योजक को स्थानांतरित करना चाहिए। ये इसके लिए ठीक नहीं, नॉट ए क्वालिटी ऑफ द रबर क्लोजर, ये इसकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम, मानवों के प्रोटीन की कमी के संदर्भ में पीसीएम का असंक्षिप्त रूप क्या है? प्रोटीन कैलोरीज मॉलन्यूट्रिशंस, प्रोटीन कैल्शियम मॉलन्यूट्रिशंस, प्रोटीन कैलोरी मरासमस, प्रोटीन कैल्शियम मरासमस। बताइए स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने मरासमस तो बहुत पढ़ा होगा, बट आज आपसे सही वाला मरासमस पूछा इन्होंने। दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए फटाफट। वेरी गुड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशंस। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशंस आपका ठीक रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट आपका विच पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। देखिए स्टूडेंट्स, इसी पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आया है। ऊपर पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें किसका पूछा था, सब्सक्रिप्शंस का। ये इसीलिए प्रेस्क्रिप्शन जो पार्ट है, आपको प्रेस्क्रिप्शन मैंने कंप्लीट, आप फार्मास्यूटिक्स के उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट बताया मैंने। प्रेस्क्रिप्शन जो है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेस्क्रिप्शन से आपसे। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, जो आप नियमित फार्मा क्लासेस पे देख रहे हैं, या तो वो पेपर में आया हुआ है या वो पेपर में आने वाला है। इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं कि आपको भरोसा हो कि हाँ हमें सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट क्या बताया इसमें, RX का बताना, इंस्क्रिप्शन नहीं, ये इसमें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सिग्नेचर में किसके लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। सुपरस्क्रिप्शन यस, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है आपका, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर जिसको आता है उसके लिए ईजी है ना, जिसको पता ही नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ से करेगा। नेक्स्ट है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए ड्रग शैल बी डीम्ड टू द स्पूरियस। तो स्पूरियस ड्रग के बारे में पूछ रहा है। इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंगिंग्स टू अनदर ड्रग, इफ इट इज, ये क्या है, प्रोप्स टू बी द प्रोडक्ट of a manufacturers of whom it is not truly a product। बताइए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, या 1 और 2 दोनों ठीक है, या दोनों गलत हैं? बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। आपको स्पूरियस एडल्ट, देखिए इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से दूसरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक इतने आसान नहीं पूछे, इसने पहले पूछा एडल्ट एंड ड्रग्स के बारे में, अब स्पूरियस ड्रग के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल बनाने वाले ने पूरा अपना दिमाग लगा के पेपर बनाया, इतना इजी नहीं बनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक रहने वाला है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। पहले ही बताया मैंने, पेपर आपका एम्स रायपुर का पेपर है, जो आपका 2023 का पेपर है ना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, एम्स रायपुर का पेपर है, 2023 का पेपर रहा हुआ है। तो ओल्ड पेपर्स इसलिए करवा रहे हैं कि आपको थोड़ा पता रहे कि पेपर किस तरीके से पूछा जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगला है, फिर आ गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक से, विच चैप्टर्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट के लिए कौन से रूल्स में बात की गई है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में? बताइए स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। तो जो इंपोर्ट की बात होती है वो आपके किस में करी गई है, चैप्टर 3 के अंदर बात की गई है। किस में करी गई है इंपोर्ट की बातें, चैप्टर 3 में बातें की गई इंपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शंस ऑफ द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट 1945, क्या 1945 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया था भाई, है ना, इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट्स फॉर द कॉन्ट्रावेंशंस इन द रिलेशंस टू द पॉपी स्ट्रो। ठीक है, तो क्या सजा किसमें है, सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 20। अगर किसी के पास मिलती है पॉपी स्ट्रो तो उसके लिए क्या सजा है, बताइए कौन से सेक्शन में आती है सजा।
ओके, तो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग, किसके अंदर, सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग उसको सजा का प्रावधान है। ठीक है, जिसके पास भी आपका नशे की जो भी सामान मिलेगा तो उसके 15 के अंदर उसके बारे में बताया गया है। अगला है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। बीपी और आईपी के अकॉर्डिंग मेटफॉर्मिन जो हाइड्रोक्लोराइड है, जो आपकी कौन सी ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो जो मेटफॉर्मिन है उसका नाम बताइए, केमिकल नेम बताओ। और सॉरी, आपको आंसर दिख गया, सॉरी स्टूडेंट्स, देखना नहीं अपने मन से बताना भाई, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा आपका, 1,1 डाइमेथाइल बाइगोनेडिन हाइड्रोक्लोराइड। जिसको ये पता था कि बाइगोनेडिन सीरीज है ना, हाइड्रोक्लोराइड उसमें आगे लिखा हुआ ही है, तो सीधा एक ही ऑप्शन बचा हाइड्रोक्लोराइड के स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगा के करा होगा ना तो उसने ठीक कर दिया होगा ये, क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड ऊपर भी हाइड्रोक्लोराइड नीचे भी, बस एक ही ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड है। उस एग्जामिनर ने यहाँ मौका दिया स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने भी ठीक करा है। ठीक है, बूसल्फान का आणविक सूत्र क्या है। जो आपकी बूसल्फान है, ब्यूटाइल सल्फोसक्सिनेट जो है, इसका आणविक सूत्र बताइए स्टूडेंट्स। अब बताओ, फटाफट बताना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बताओ स्टूडेंट्स बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, फटाफट बताना है। ओके गुड, वेरी गुड। तो इसमें आ जाएगा आपका C6H14O6X2। कहाँ है C6H14O2 ना, O6 आएगा, O6 इन तीन में से है। C6H14 अच्छा ये हो गया ना, C6H14O6H2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाई मैनी मेम्ब्रेन्स। तो मानव मस्तिष्क कितनी झिल्लियों में ढका होता है, 3, 7, 8 एंड 9। बताइए स्टूडेंट्स, बहुत बार बताया मैंने, जो मेरा वीडियो फॉलो करता हुआ रहा है वो स्टूडेंट्स 1 सेकंड में इसका जवाब देगा, क्योंकि मैंने जब HAP पढ़ाई है तो कंप्लीट लेयर्स के नाम भी बताए मैंने। ठीक है, तो कितनी लेयर से होता है, 3 लेयर से होता है। बहुत बढ़िया, क्या ड्यूरा, अरेक्नोइड और आपका पायामेटर, 3 जो लेयर्स होती हैं, इनसे आपका मानव मस्तिष्क रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो अब इजी क्वेश्चन आए हैं, कितना मेहनत के बाद हम जब थर्ड पार्ट में पहुंच गए इस वीडियो में, तो इसमें जाके आया है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। तो ए, डी, ई, के क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। बचा कौन, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। कौन ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, ई और के। ये आपके कौन से विटामिन होते हैं, आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन से होते हैं आपके, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। तो उसी में आपका बी जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जिन्होंने, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने HAP के लिए ना, HAP के क्वेश्चंस बहुत आए हैं, जो HAP की प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिन्होंने देखिए कंप्लीट क्वेश्चंस वहीं से पढ़े हैं, सुटिक्स के क्वेश्चन भी वहीं से पढ़े हैं। किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, मैंने वही क्वेश्चंस बनाए हैं स्टूडेंट्स, जो आपको MCQs में करवाता हूँ, जो पेपर में आए हैं या आने वाले हैं, उसी के आसपास के क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं। फालतू ना, इतना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है कि हम इतना समय अपना बर्बाद करें। ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस में तो वही क्वेश्चंस लाऊंगा या लेके आता हूँ जो आपके काम के होंगे। एक एक बोला हुआ शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपने पेपर भी दिया होगा अभी, जो करंट में जो MCRE हुई थी 2026, उसमें से अपने पढ़ाए हुए में से, जैसे सुटिक्स के वही क्वेश्चन पढ़े हैं, HAP के वही क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने आपकी कॉलेज हुई थी उतने वही क्वेश्चन पढ़े हैं। उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन आया जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी में लगे रहना स्टूडेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इन ह्यूमन। तो इनको इनोकुलेशंस इनटू द स्किन, अनक्लीन हैंड्स, वेक्टर बोन या व्हीकल बोन। बताइए फटाफट किससे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये भी गलत हो रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, इनोकुलेशंस इनटू द स्किन, यानी कि त्वचा में जो टीका लगाना है उससे होता है आपका। ओके, नेक्स्ट इज ए एडजोरेबल सुचर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अवशोषण सिवनी क्या है, स्टेराइल कटकट, स्टेराइल लाइंस, स्टेराइल में बहुत बार बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। बताओ ऑप्शन में, इसके सबके ठीक ऑप्शन आने चाहिए आपकी बार।
ठीक है, सबका सही आंसर आना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं करेगा, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई सब। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 स्टेराइल जो कटगर है उसको हम एडजॉर्बेंट सूचर्स होता है, आपका क्या होता है, एडजॉर्बेंट सूचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स वेरियस फॉर्म। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सामग्री डैश पर भिन्न हो जाती है, 50 से 80 ml, 1.0 ml to 30 ml, 90 ml से 100 ml, 120 से 160 ml। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन ठीक रहने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। इसमें भी अगर किसी ने अब इजी क्वेश्चन हो गए इस पेपर के स्टार्ट, अभी तक तो बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एक अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे तो इतना उसमें थोड़ी लिक्विड आ जाएगा भाई, 0.1 ml से लेकर 30 ml तक मैक्सिमम उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि 100 ml की कैप्सूल देखिए कहीं इतनी मोटी कैप्सूल्स 0.1 से 30 ml तक के हो सकता है उसमें। ये तो जिसको नहीं भी आता है ना वो क्वेश्चंस को देख के ये ऑप्शंस को देख के ही कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कम अंडर द प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमन बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त की संरचना के प्लाज्मा भाग के अंतर्गत आता है। रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्लेटलेट्स, वाटर या व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सा किस में आता है, आपके प्लाज्मा के अंदर आता है। बताइए फटाफट कौन आता है प्लाज्मा के अंदर। गलत नहीं करना आप, बहुत इजी क्वेश्चन सारे, आप भी किसी ने गलत किया तो देखना फिर। जवाब जल्दी देना ना, जिसको जवाब आता है वो फटाफट जवाब दीजिए, और जितने स्टूडेंट लाइव हैं जवाब सबको देना ना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है जवाब देते रहते हैं। गलत हो भले ही, गलत हो सही हो, जवाब देते हुए चलना है। आदत पड़ती है उसे ना जवाब देने की, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। पेपर में भी फिर उसी हिसाब से आदमी अटेम्प्ट करता है। गलत होता है वो क्वेश्चन जल्दी याद होता है, क्योंकि आपने एक बार गलत करा तो आप जब भी क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा तो आप उस ऑप्शन को कभी भी चूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आपने आज ये वीडियो देखा, ठीक है, लाइव देख लिया कोई दिक्कत नहीं, इसको लाइव देखिए, उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा से इसको रिवाइज करिए, है ना। टाइम लगता है तो आप इनको रिवाइज करते रहा करो। वीडियो ही नहीं कि मैंने एक बार वीडियो देख लिया दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि हम ह्यूमन एरर हो सकता है, हमारा दिमाग भूल जाता है, ऐसा नहीं है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देखते रहा करो, जिससे क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेंगे। पहली बार में जो समझ नहीं आया था वो क्या पता दूसरी बार में समझ आ जाए, क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार सुनते हैं। देखने और सुनने में अलग बात होती है ना, देखने और सुनने से आपका दिमाग के अंदर जो घुसता है वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग PDF में से पढ़ते नहीं भाई, PDF में मत पढ़ना। जैसे आप PDF से पढ़ते हैं तो आपने देखा, और एक आप उसी चीज़ को अगर मान लीजिए बैठे हैं कहीं एकांत में, तो आराम से ईयरफोन लगाइए और उस चीज़ को सुनते रहिए। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके दिमाग में घर करेगा और आपको एक अच्छी फील आने लगेगी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना। जैसे आपने एक बार देख लीजिए, ठीक है, दोबारा इसको लूप पे लगाइए और आराम से ध्यान से एकांत में बैठे हैं कहीं, ठीक है, गाने की जगह आप ये सुना करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। 6 महीने गाने नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने अगर कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लिए तो आपकी जॉब लग जाएगी, इतना जरूर हो सकता है। बाकी गाने सुनने से जॉब नहीं लगेगी, पहले ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। 6 महीने अपने सब कुछ इस पे वीडियो पे डाल दीजिए, मतलब वीडियो का मतलब आपकी पढ़ाई पे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करिए और सेलेक्ट होके सिलेक्शन के बाद हम मिलेंगे जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसका आंसर आ जाएगा आपका वाटर, जो प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट होता है। बट मेहनत में स्टूडेंट्स कमी नहीं रखनी है आपने को ना, मेहनत दबा के करनी है जितनी आपसे हो सकती है। एक बार अपनी जी जान लगा दीजिए, बार बार मौका नहीं आता पढ़ने का। ठीक है, कि मैं अगले एग्जाम में देख लूंगा, उससे अगले में देख लूंगा, ऐसा नहीं करना है। एक बार मेहनत करिए, दबा के सफलताएं आपके पास आएंगी। ठीक है, एज पर द टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ द नेचुरल ड्रग्स, कोल्चिसिन्स ड्रग बिलोंगिंग टू विच फैमिली। प्राकृतिक औषधियों के वर्गीय वर्गीकरण के अनुसार कोल्चिकम औषधि किस कुटुंब से संबंधित है। ग्रेमिनेई, ठीक है, लिलिएसी, रूटिएसी, सोलेनेसी। बताइए आपका जो ये है कोल्चिकम कौन सी कैटेगरी के ड्रग है। देखिए इस पेपर में जूरिस के भी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें मतलब लगभग सब्जेक्ट को कवर करा गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के इन्होंने पेपर बनाया है। इसका जो एग्जामिनर सेटर था उसने बढ़िया अच्छा पेपर सेट किया है। तो इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी आपकी, लिलिएसी। कौन सी फैमिली हो जाएगी, लिलिएसी फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ए टाइप ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने एक डायबिटीज का थ्योरी लेक्चर डाला हुआ है, डायबिटीज का थ्योरी लेक्चर डाला है। जिस स्टूडेंट को अगर कोलॉजी के थ्योरी लेक्चर्स देखने तो वो आप देख सकते हैं, चैनल में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चैनल में वीडियो में देख लेना। तो मैंने जो थ्योरी लेक्चर डाले एक बार उनको देखना, आपका क्या रिव्यू रहता है उसी हिसाब से हम और लेक्चर्स बना देंगे थ्योरी लेक्चर आपके लिए। ठीक है, या किस दिन लाइव क्लास में मैं थ्योरी लेक्चर ले लूंगा।
बट आप एक बार देखना उन वीडियोस को, कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है उसी हिसाब से मुझे बताना। उसमें मैंने डायबिटीज़ में कंप्लीट ये बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस वही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ या उसके आसपास के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ आ जाएगा, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आता स्टूडेंट्स। अगर किसी ने अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट बताया इंसुलिन कितने होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट कितनी होती हैं, ए चैन में क्या होता है, बी चैन में क्या होता है, दोनों चैन किससे आपस में जुड़ी हुई होती है, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में बताया, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया डायबिटीज के थ्योरी लेक्चर में, देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बताई है, ये सब बताया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 30 होते हैं आपकी बी चैन में, पहले बता दूं मैं। दोनों चैन ए चैन में होते हैं 21, टोटल होते हैं 51 अमीनो एसिड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा किससे जुड़ी होती है, सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा आपका, 21 अमीनो एसिड्स की होती है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन भी अपने वही पढ़ाए हुए है भाई, जो पढ़ाया है क्वेश्चन उसी के आसपास आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रेस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस इन ए सुटेबल फॉर्म। तो फर्स्ट है कंपाउंडिंग, दूसरा है कलेक्शन एंड द वेटिंग द मटेरियल, तीसरा है रिसीविंग, चौथा है रीड एंड चेक। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट जवाब देना स्टूडेंट्स, फटाफट। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका कलेक्टिंग, ये आपका कंपाउंडिंग। क्या रहने वाला है आपका, कंपाउंडिंग, ठीक है, याद रखना कंपाउंडिंग आपका आंसर रहने वाला है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म एंटीसीबोस यूज इन द प्रेस्क्रिप्शन रेटिंग। एंटीसीबोस का मतलब क्या बताइए, बिफोर मील्स, बॉइलिंग वाटर्स, लेफ्ट ईयर, ट्वाइस ए डे। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आया है, फर्स्ट इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, मतलब और इससे थोड़े हार्ड होंगे हल्के फुल्के, बट ये सबसे इजी है। ऑप्शन भी इस हिसाब से दिए हैं इसमें, बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक, बिफोर मील्स, ठीक है, बिफोर मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। एक कौन सा नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, बुप्रीनोर्फिन, पेंटाजोसिन, मेटामिजोल, एनएसएआईडी। बताइए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है आपका। गलत नहीं करना है, बहुत अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बीच में इजी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड ही हार्ड पूछे, थोड़ा इजी भी पूछा है। कौन सा एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, बाकी ओपियोइड है, एक नॉन ओपियोइड है, ठीक है। बुप्रीनोर्फिन ओपियोइड, मॉर्फिन का भाई, पेंटाजोसिन ओपियोइड, ये आपका मेप्टाजोलिन ओपियोइड, एनएसएआईडी नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी बोला जाता है इन्हीं को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइज ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स वेरी फॉर्म। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखिए स्टूडेंट्स, फिर वो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो सीरीज चलाई मैंने, और एक मैंने थ्योरी लेक्चर भी ले रखे हैं टैबलेट्स के। अगर किसी को टैबलेट और कैप्सूल्स में कोई भी डाउट आता है, उसके थ्योरी लेक्चर लिए हुए स्टूडेंट्स मैंने, थ्योरी में भी आप जाके देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी 10 बार बताया हुआ है और 10 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा आपका, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का माप किससे कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मैंने पहले बताया है 000 से 5 तक होता है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। सबसे छोटी साइज कौन सी होती है और सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है, ये सब मैंने बताया हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। किस में कितना ml आता है वहाँ तक मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपके अपनी सीरीज में डाला हुआ है, यहाँ से नहीं डाला, मतलब मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही, है ना, ठीक है। कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, ए बी, बी, ए, ओ। बताइए स्टूडेंट्स, ए बी सबसे ले सकता है, ए बी का काम है लेने का और ओ का काम है देने का। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, डैश इज ए वीक डायरेटिक्स, एमिनोफाइलिन, मिफ्रोसमाइड, फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड। बताइए कौन सा एक आपका कमजोर मूत्रल है, यानी कि डायरेटिक है जो वीक डायरेटिक, उसका एग्जांपल बताना आपको। बहुत बढ़िया। तो वीक डायरेटिक की बात करते हैं हम, तो ये सब तो क्या हो गया आपके, फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड, पेंटानाइड, इथानाइड, क्राइनिक एसिड, तो लूप डायरेटिक हो गए, ये तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं। और ये जो आपका बचा एमिनोफाइलिन, ये क्या आपका वीक डायरेटिक्स होती है, एसिटाजोलामाइड के भाई है ये, ठीक है। डैश इज मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस रेंज फॉर द क्रूड ड्रग कोलोफोनी। बताइए कितना टेम्परेचर है, फटाफट बताना स्टूडेंट्स, गलती नहीं करनी है ना। ओके 75 टू 85 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया आपका 75 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड।
जो कोलोफोनी ड्रग होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ये आपकी 75 टू 85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशंस इज कॉल्ड, जो ब्लड सर्कुलेशंस की स्टडी उसको क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी, सीरोलॉजी, मायोलॉजी, ऑन्डिक्टोलॉजी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन मतलब सॉरी इससे इजी नहीं, अच्छा इजी क्वेश्चन है, कुछ ही इजी क्वेश्चन है इस पेपर में, उसमें से एक ये आपका है। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। जवाब दो भाई, जवाब दो। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है, अरे सीरोलॉजी नहीं आएगा, कहाँ सीरोलॉजी, सीरोलॉजी एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? एंजियोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको? एंजियोलॉजी। सीरोलॉजी बता रहे हो भाई, क्या कुछ भी ऐसे नहीं होता रे दोस्तों। नेक्स्ट है, इज ए थर्ड जनरेशन ऑफ द इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लिप्स लूप, कॉपर्टी, नोवा 7, प्रोजिसाइट। ठीक है, बताइए थर्ड जनरेशन कौन सी है? तो थर्ड जनरेशन देखिए, थर्ड जनरेशन आपका प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या होता है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंसर्ट किया जाता है। क्या हो? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये थर्ड जनरेशन आपकी एंटी यूटेराइन डिवाइस में यूज की जाती है। ठीक है, वो इज नाउ एज द फादर ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट्स, मैंने ये पहले भी बताया फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में, फादर ऑफ फार्मेसी के बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी, फादर ऑफ एंशिएंट फार्मेसी, सब बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयारी करें, पुरानी वीडियोस देखिए स्टूडेंट्स, है ना, उनमें पुरानी वीडियोस में मैंने सब बताया हुआ है। जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के ही मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, फादर ऑफ द मेडिसिन क्या है आपका? हिपोक्रेट्स। क्या आपका? हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट आपका, which sections of the Drug and Magic Remedies Act यानी Objectionable Advertisement Act 1940 is related with prohibitions of misleading advertisement relating to the drugs? तो ये किस में आता है आपका? सेक्शन 4, सेक्शन 12, सेक्शन 10, सेक्शन 8। फटाफट बताइए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेमेडीज एक्ट, जिसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1940, वो इससे रिलेटेड है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? ये सेक्शन का नाम बताना, बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। बहुत बढ़िया, एक स्टूडेंट ने अच्छा जवाब दिया। बढ़िया बढ़िया जवाब देने दोस्त, मौका नहीं देना किसी को अगले को नेगेटिव करने का, क्वेश्चंस को नेगेटिव नहीं करने अपने को। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होने वाला आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेक्शन नंबर 4 आपका ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी कंटेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट साउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड लब एंड द सेकंड साउंड इज कॉल्ड डब। लब, डब। बताइए, एक ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों गलत है? गलत नहीं करना है दोस्त, ठीक बताओ, फालतू गलत बताते हो आंसर कुछ भी मतलब। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहने वाला है कि आपका लब साउंड पहली होती है, डब साउंड दूसरी होती है। लब एंड डब साउंड्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1940 एक्ट इज रिलेटेड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन से चैप्टर के अंदर बनाई गई थी? ये स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूछती है, स्टेट गवर्नमेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है, कई बार इसमें नंबर ऑफ मतलब कितने मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, किस सेक्शन के अंदर बनाई गई है, किस चैप्टर में आती है, सब पूछा जाता है। बताइए इसके बारे में। गलत नहीं बताना भाई, सही बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए। देखो स्टूडेंट, सिलेक्शन तक आपको अपनी ताकत को कम नहीं करना है, धीरे धीरे पेपर पास आएगा, आपको स्पीड बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, अपने लेवल को इम्प्रूव करते हुए चलना है, नई नई चीज़ें सीखते हुए चलना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कुछ भी बोले अपनी मस्ती में पढ़ते हुए रहना है। लोगों का काम है कंफ्यूज करने का, तो बट आपको वो काम नहीं करना है ना, आपको डट के मुकाबला करना है, पेपर तक अच्छे से मेहनत करना है, किसी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जियों के अपने पास नहीं आने देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, जिन्होंने ए बताया वो बहुत बढ़िया। चैप्टर 3 का इसमें स्टडी यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स
involved in the procedure of the gravimetric determinations of the nickels in steels for the first to last. First step, bringing nickels present in steel into the solutions as Ni ions and oxidized irons to the ferrous ions. Selection precipitations of nickel ions with the DMG in alkaline medium. Filtrations and washing to the precipitates and cooling and weighing to the precipitates. तो आपको बताना है इसका सीरीज क्या ठीक रहने वाली है, बताइए। आपको ऑप्शन दिया है, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, कुछ ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना ना, जितना बड़ा क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें ठीक है, PQRS। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इन्होंने PQRS, तो इन्होंने वैसे सीरीज में दिया था ना। ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराना, ये क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन इतना ही सबसे ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड इज कॉल्ड। फोलिक एसिड की कमी से होने वाला मानव रक्त विकार को क्या कहा जाता है, बताइए। फर्स्ट, पर्नीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। बताओ फटाफट, गलत नहीं करना है ना, गलती के कोई गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन में, गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ये आपके आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। What are the adverse reactions of the fluticitosis in human body? Liver damage, thrombocytopenia। जो एप्सी ड्रग होती है ना, फ्लूसाइटोसिन, ये क्या साइड इफेक्ट शो करती है। ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है, या बोथ ठीक है, या दोनों गलत हैं, बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए ड्रग कहाँ यूज की जाती है। चलो ये भी बताना है आपको ना, ये ड्रग कौन सी बीमारी में यूज की जाती है। कमेंट में साथ साथ ये भी डालना, आंसर के साथ ये भी डालिए कि कौन सी डिजीज में इसको यूज किया जाता है। सही बताना भाई, सही बताना, ऐसे गलत नहीं है ना, सट्टे नहीं मारने हैं। सट्टा भी सही लगना चाहिए, ठीक है। बाकी जिनको आता है वो बहुत बढ़िया है, सट्टा भी बाकी सही लगना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। बहुत ऑप्शंस ये आपका क्या करती है, लीवर को भी और आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करती है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पोर्सिन इंसुलिन। पोर्सिन इंसुलिन का आणविक भार क्या है, बताइए। अब ये जिसको याद है वो कर देगा, जिसको नहीं पता उसमें तो सट्टा भी क्या लगाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन हो गया था एक तरह से। ओके, तो पोर्सिलिन का इंसुलिन का क्या है आणविक भार, 5778, 5778। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना इसको तो, है ना, इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज द प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द रिबाविरिन BP। जो रिबाविरिन है उसका प्रोप्राइटरी नेम क्या है, मतलब जो फेमस है। विराजोल बहुत फेमस ड्रग है, रिटोविरिन, जिड्रैक्स,
फोस्कावीर, जो मेडिकल पे काम करते हैं उनको पता है रिबाविरिन, है ना, जो लगातार मेडिकल पे काम कर रहे हैं वो तो ये क्वेश्चन से एकदम टक का टक ठीक लगाएगा। बताओ फटाफट बताओ। इसको बोला जाता है वीराजोल। बावड़ो, वीराजोल आएगा ये, कुछ भी मतलब यार। ठीक है, अगला है डेफिशिएंसीज ऑफ डिजीज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लो एक और इजी क्वेश्चन ले, बताओ फटाफट बताओ, गलत नहीं बताना है। गलत नहीं भाई, गलत नहीं बताना हो। स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। क्या हो गया आपका? स्कर्वी। ये किसके? विटामिन डी की। ये कौन सा? B12। कुछ भी बता देते हो यार तुम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अपना एम्स रायपुर का पेपर था। ठीक है, इसका कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। ठीक है, कई बार ऐसा ही पेपर आता है ना कि हार्ड पेपर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है ना। हार्ड पेपर में भले ही सिलेक्शन ना हो बट वो बहुत कुछ सिखा के जाता है, और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है वो सिर्फ हार्ड पेपर के लिए बने हैं वो लोग। ठीक है, तो अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, बढ़ते रहिए, नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। ठीक है, और लगातार आपको स्टडी की तरफ फोकस रखना। मैंने पहले बताया पढ़ने का तरीका, ओके, उसी हिसाब से पढ़ते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।